नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेस चित्तौड़गढ़ में। तो साथियों, अपन चर्चा कर रहे थे, उस टॉपिक का नाम है खनिज के बारे में अपन देख रहे थे। खनिज में भी अपन ने दो क्लासेस पिछले देखे थे, जिसमें अपन ने शुरुआत में अपन ने खनिज का वर्गीकरण किया था और उसके बाद में अपन ने कुछ खनिजों के बारे में देखा था और उनके उत्पादन क्षेत्र के बारे में अपन ने देखा था। और ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये किस सापेक्ष में पढ़ रहे हैं, तो अपन ये मृदा विज्ञान के सापेक्ष पढ़ रहे हैं, न कि अपन खनिज संपदा के सापेक्ष पढ़ रहे हैं। खनिज संपदा के सापेक्ष अपन जब पढ़ेंगे उसमें राजस्थान का जो भूगोल है उसमें खनिज संपदा एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, उसको अपन अलग से कवर करेंगे। यहाँ पर जो अपन सोयल साइंस के सापेक्ष पढ़ रहे हैं इसको, इसमें केवल अपन ये देख रहे हैं कि जो मृदा विज्ञान के अंदर कौन कौन से अपने खनिज जो पोषक तत्वों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं क्या पौधों के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उन्हीं के सापेक्ष अपन 17 पोषक तत्व में कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व है जो खनिज से अपने को प्राप्त होते हैं उनके बारे में अपन देख रहे हैं। तो उसमें अपन ने जो पौधे के जो 17 आवश्यक पोषक तत्व है उनमें से अपन ने जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए 8 होते हैं, उनमें से अपन ने 5 या 6 के बारे में देखा था, जिसमें अपन ने आयरन के बारे में विस्तार से देखा था, जिंक के बारे में विस्तार से देखा था। इसके अलावा अपन ने कॉपर के बारे में देखा, मैग्नीज के बारे में देखा था और इसके अलावा अपन ने बोरोन के बारे में देखा था। इसके अलावा अपन ने निकल के कुछ 3 फंक्शन देखे थे और एक मोलिब्डेनम के बारे में देखा। क्लोरीन की बात करें, जो क्लोरीन होता है पेड़ पौधे से जब अपन पोटाश युक्त उर्वरक देते हैं एमओपी, तो उससे वो पौधे की पूर्ति उसमें उससे हो जाती नहीं क्लोरीन की। तो अब साथियों अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट जो अपने पास में बचे हुए हैं 5 जो मुख्य पोषक तत्व है, जिसमें अपन अपन पढ़ते हैं पौधे के जो आवश्यक मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं साथियों। तो 6 कौन कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटास होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम और सल्फर। तो आज अपन इनमें से नाइट्रोजन, तो अपन जानते हैं नाइट्रोजन अपन फर्टिलाइजर उर्वरक के रूप में यूरिया डीएपी इसके रूप में अपन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन होती है वो इन्वायरमेंट से कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी उसको जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में चेंज करके उसको पेड़ पौधे अपने आप ले लेते हैं उसको। तो अब अपन इसमें जो शेष बचे हुए कौन कौन, फॉस्फोरस और पोटास और इसके अलावा कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर, इनके खनिज देखते हैं कि अपन जब खनिज देते हैं तो खनिज से अपने को ये पांचों पोषक तत्व कैसे प्राप्त होते हैं। तो चर्चा करने से पहले इन सभी पांचों पर चर्चा करने से पहले अपन देख लेते हैं क्लास किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों ये क्लास है जो जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम होते हैं, चाहे वो जेट हो, आईसीआर हो, प्री पीजी हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, डबल ए हो, ए हो, एएफ हो, आईबीपीएस हो, जितने भी कृषि विभाग से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम या अपने स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें, जो राजस्थान लेवल के एग्रीकल्चर के जो जितने भी एग्जाम उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपन और भी जिसमें खनिज जो चैप्टर जो जुड़ा हुआ है कोई से भी एग्जाम के अंदर, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, इसके अलावा एसआई हो, कांस्टेबल हो, कोई सी भी परीक्षा हो, उसमें अगर खनिज संपदा जो चैप्टर जुड़ा हुआ है उसके अंदर, तो उसके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो आइए चर्चा करते हैं। अपन खनिज के बारे में पढ़ रहे थे, खनिज के बारे में अपन ने 7 खनिज के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे 5 तो खनिज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो प्राथमिक जो खनिज थे, अपन ने क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट क्लास थी खनिज की उसमें अपन ने इसका क्लासिफिकेशन किया था, 3 भागों में अलग अलग में किया था। तो उसमें अपन ने देखा था उत्पत्ति के आधार पर खनिज को 2 भागों में बांटा, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज। तो द्वितीय खनिज के बारे में अपन लगभग सारी चीजें पढ़ चुके हैं और उसके बाद अपन देखेंगे प्राथमिक खनिज जिसमें क्वार्टज आता है, फेल्सपार आता है और माइका आता है, उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में कुछ अन्य पॉइंट के बारे में देखेंगे जो खनिज से संबंधित होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब अपन जो अपने पास में शेष बचे हुए हैं 5 खनिज, तो अपन जिस श्रृंखला को पढ़ रहे थे उसमें उसका नाम है क्या, प्रमुख खनिज। क्या नाम है, प्रमुख खनिज, इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे साथियों। तो प्रमुख खनिज में अपन ने कौन कौन से धात्विक जितने भी खनिज थे, धातुओं से जो भी धात्विक खनिज थे उनके बारे में अपन ने इनको देखा था। धात्विक खनिज के बारे में अपन ने इनको देख लिया था। धात्विक खनिज में अपन ने किस किस के बारे में देखा था, तो अपन आयरन के बारे में देख लिया था, कॉपर के बारे में देख लिया, जिंक के बारे में देख लिया था, मैग्नीज के बारे में देख लिया था, निकल के बारे में देखा था, मोलिब्डेनम के बारे में देखा था और बोरोन के बारे में अपन ने देखा था। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। आयरन के कौन कौन से अयस्क थे, आयरन के 4 अयस्क थे साथियों, साइडराइट, हिमेटाइट, लाइमोनाइट और मैग्नेटाइट था। जिंक की बात करें, कॉपर की बात करें तो कॉपर के था अपना चाल्को पाइरोलुसाइड था और इसके अलावा क्यूप्राइट था। 2 इंपोर्टेंट है, ये याद रखना अपने को।
जिंक की बात करें तो जिंक के कितने 5 थे साथियों, एक तो था गैलेनो था, इसके अलावा जिंकाइड था, कैलामाइन था, जिंक सल्फेट था, इसके अलावा एक और कौन बच गया, तो एक अब बच गया अपने जिंक सल्फाइड बच गया, ठीक है वो था। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में हो जाएगा अपने पाइरुलोसाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाइरुलोसाइड इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा साइलोमेलिन हो जाएगा, इसके अलावा हो जाएगा अपना ब्रूनाइट हो जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट है इसके लिए। निकल के अपन ने बात की, निकल में 3 बिंदु इंपॉर्टेंट है। खोज किसने की थी, 17 आवश्यक पोषक तत्व और यूरिया एंजाइम के लिए आवश्यक था। मोलिब्डेनम की बात करें, मोलिब्डेनम के लिए तो पावेलाइट था और एक था अपने मोलिब्डेनम के लिए था एक तो पावेलाइट था और एक था ओगाइट था। बोरोन की बात करें तो बोरोन में टूरमेलाइन था। बोरोन के लिए एक ही इंपॉर्टेंट वो अपने को पता होना चाहिए। आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं ये तो सारे क्या होते हैं, ये तो सारे क्या होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ये क्या होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि अपन इन सभी को किसके सापेक्ष पढ़ रहे हैं, मृदा के सापेक्ष पढ़ रहे हैं, ठीक है मृदा विज्ञान के सापेक्ष पढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्या होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें क्या मुख्य पोषक तत्व में देखते हैं अपन क्या मुख्य पोषक तत्व के सापेक्ष देखें तो मुख्य पोषक तत्व कितना होता है। मुख्य पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने मुख्य पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें प्राथमिक पोषक तत्व, एक होता है द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व कौन होता है, तो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटास होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसमें द्वितीयक में कौन होता है, तो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और सल्फर होता है। अब इसकी मैं बात करें अपन साथियों, तो जो ये अपने नाइट्रोजन वाला जो पोषक तत्व है, इसको 2 रूप से अपन प्लांट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला तो अपन करवा सकते हैं इन्वायरमेंट के द्वारा। जो इन्वायरमेंट में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसको अपन बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों के माध्यम से नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनिया में चेंज करके सूक्ष्म जीवों की सहायता से पेड़ पौधों को अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरा अपन उर्वरक के रूप में जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, सिंथेटिक बना के उनको अपन पेड़ पौधों को प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। अब फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस के भी अपने भंडारण होते हैं और इन 5 के बारे में अब अपने को डिटेल से पढ़ना है कि इसका क्षेत्र कहाँ पर, इसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर, उनके बारे में पढ़ना है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, फास्फोरस युक्त उर्वरकों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो प्रमुख खनिज में अपन पढ़ रहे थे क्या, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन इसमें देखते हैं क्या, अब अपन देखते हैं प्रमुख खनिज में किसके बारे में, फास्फोरस, अयस्क। फास्फोरस अयस्क की बात करें तो सबसे पहले बात करें जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस अपने को कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसकी प्राप्ति की बात करें तो ये पहला तो किससे प्राप्त होता है, पहला प्राप्त होता है अपने को एपेटाइट से प्राप्त होता है फास्फोरस, और दूसरा किससे प्राप्त होता है तो रॉक फॉस्फेट से अपने को ये किससे प्राप्त होता है फास्फोरस। तो पहला अपने को प्राप्त होता है एपेटाइट से प्राप्त होता है और दूसरा किससे प्राप्त होता है रॉक फॉस्फेट से प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें अपने को 2 से प्राप्त होता है, एक तो एपेटाइट है, एक होता है रॉक फॉस्फेट। अब अपने को इसमें किसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है, तो वो जो ये रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट के बारे में अपने को विस्तार से चर्चा करनी है कि इसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर होता है, इसको किस नाम से और जाना जाता है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो फास्फोरस अयस्क में अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बारे में कर रहे हैं किसके, रॉक फॉस्फेट, ठीक है। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, एक खनिज है रॉक फॉस्फेट, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि फास्फोरस को अपन किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो रॉक फॉस्फेट से अपन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अपन रॉक फॉस्फेट के बारे में चर्चा करें तो रॉक फॉस्फेट होता है जो इसमें फास्फोरस कंटेंट कितना पाया जाता है, तो इसमें फास्फोरस कंटेंट पाया जाता है, वो पाया जाता है 20 से 40% होता है। जो फास्फोरस होता है जो पौधे किस रूप में लेते हैं, वो P2O5 के रूप में प्रेजेंट होता है। तो फास्फोरस इसमें किस रूप में प्रेजेंट होता है, P2O5 के रूप में प्रेजेंट होता है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें इसके उपनाम क्या है, रॉक फॉस्फेट के क्या उपनाम क्या है। रॉक फॉस्फेट के उपनाम की बात करें साथियों, तो रॉक फॉस्फेट के कितने 2 उपनाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है इसमें रॉक फॉस्फेट की बात करें साथियों, तो जो रॉक फॉस्फेट होता है, रॉक फॉस्फेट के उपनाम की बात करें तो 2 उपनाम होते हैं, कौन कौन सा। एक तो होता है इसमें, इसको किस नाम से जानते हैं अपन, हड्डी का चूरा के नाम से जानते हैं। पहला तो इसका नाम क्या था, हड्डी का चूरा होता है, और दूसरा इसको किस नाम से जानते हैं अपन, कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम
फॉस्फेट के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो दो नाम कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हड्डी का चूरा होता है ये, एक होता है इसी को किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो अपनी हड्डियां होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है और उसमें वो उसी का क्या नाम होता है, रॉक फॉस्फेट होता है या हड्डी का चूरा होता है। ठीक है, और इसमें फॉस्फोरस कंटेंट कितना पाया जाता है, तो 20 से 40% इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। तीन बिंदु अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात करें, इसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है, इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें अपन तो उत्पादन क्षेत्र की बात करें अपन, इसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो इसका उत्पादन क्षेत्र राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा वो क्या, जामर कोटड़ा उदयपुर। जामर कोटड़ा उदयपुर। उदयपुर में तहसील है जामर कोटड़ा तहसील है, वहां पर इसका उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। किसका, रॉक फॉस्फेट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर होता है। अब इसके बारे में दो तथ्यात्मक जानकारी अपने को और प्राप्त होनी चाहिए। तो दो तथ्यात्मक जानकारी की बात करें तो इस फॉस्फोरस अयस्क की बात करें तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, किसका, जामर कोटड़ा, इसको एरो बना के ऊपर लिख देता हूँ। जामर कोटड़ा उदयपुर में इसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो अब जो प्रोडक्शन होता है वो इसके दो संस्था करती है। कौन कौन करते हैं, एक तो करते हैं प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी किया जाता है साथियों, और दूसरा किसके द्वारा किया जाता है, दूसरा किया जाता है इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा भी इसका क्या किया जाता है, उत्पादन भी किया जाता है और बिक्री भी की जाती है, बेचने का काम भी किया जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियों की बात नहीं करेंगे अपन, जो राजस्थान सरकार के द्वारा इसका उत्पादन और बिक्री की जाती है वो किस नाम से की जाती है, तो जो जामर कोटड़ा उदयपुर में जो रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है वो तो कहाँ पे किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा जामर कोटड़ा के अंदर किया जाता है। ठीक है, और किस नाम से किया जाता है, तो यानी कि उत्पादन किया इन्होंने, उत्पादन करने के बाद में क्या करती है, उसकी बिक्री करती है। तो जब गवर्नमेंट इसकी क्या करेगी, बिक्री यानी इसको बेचेगा, तो बेचने पर इसको किस नाम से जानेंगे, तो बेचने पर इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको राजकोष के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, बिक्री होने पर इसको राजकोष, किस नाम से जानेंगे, राजकोष के नाम से जानेंगे। यानी कि रॉक फास्फेट का उत्पादन करेंगे तब तो इसको रॉक फास्फेट के नाम से अपन जानेंगे, लेकिन जब इसको बेचेगी गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार के द्वारा इसको सेल किया जाएगा, तब इसको किस नाम से जानेंगे, राजकोष के नाम से जाना जाएगा। और जब अब राजस्थान की सरकार के द्वारा इसकी बिक्री की जाती है, तो बिक्री करने के लिए भी तो एक संस्था होती है, तो संस्था का नाम क्या है, तो बिक्री करने के लिए जो संस्था होती है, बिक्री हेतु संस्था कौन सी हो जाएगी, तो बिक्री हेतु जो संस्था हो जाएगी उसका नाम क्या हो जाएगी, तो उसका नाम हो जाएगा राजस्थान स्टेट माइन एंड मिनरल्स लिमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका पूरा नाम हो जाएगा RSMML हो जाएगा। यानी इसका पूरा नाम क्या होता है साथियों, तो राजस्थान स्टेट माइन मिनरल्स लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं रॉक फॉस्फेट से संबंधित। पहला जो प्रमुख खनिज फॉस्फोरस के बारे में पढ़ रहे थे अपन, फॉस्फोरस में अभी फॉस्फोरस अयस्क की बात करें तो फॉस्फोरस अपने को कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो पहला अपने को मिलता है किससे, एपेटाइट से मिलता है, दूसरा मिलता है रॉक फॉस्फेट से मिलता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि फॉस्फोरस के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त खनिज होता है, तो या तो ऑप्शन में एपेटाइट होगा या क्या हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट हो जाएगा। अब अपने को रॉक फॉस्फेट के बारे में संपूर्ण 5 चीजें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पता होनी चाहिए। तो फॉस्फोरस में अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रॉक फॉस्फेट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी बात करें, इसमें फॉस्फोरस कंटेंट कितना होता है, तो इसमें फॉस्फोरस कंटेंट कितना होता है, 20 से 40% इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस कंटेंट पाया जाता है। इसके उपनाम की बात करें तो इसको किस नाम से जानते हैं अपन, हड्डी का चूरा, एक तो हड्डी के चूरे के नाम से भी जानते हैं इसको, एक कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके उत्पादन क्षेत्र की, तो इसके राजस्थान में उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, उत्पादन क्षेत्र जामर कोटड़ा तहसील उदयपुर। ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्न फॉस्फोरस का उत्पादन कहाँ पर होता है, रॉक फॉस्फेट राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर इसका उत्पादन होता है, तो क्या हो जाएगा, जामर कोटड़ा तहसील उदयपुर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें क्या उदयपुर में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी किया जाता है साथियों, और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जब इसका प्रोडक्शन किया जाता है तो गवर्नमेंट उसको बेचने का काम या बिक्री सेल करने का सेलिंग का भी काम करती है। जब इसको बेचते हैं तो बेचते समय इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, राजफोस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजफोस क्या है, तो रॉक फॉस्फेट का बिक्री करते समय जिस नाम से जाना जाता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, राजफोस के नाम से जानता है। ठीक है, और बिक्री करने वाली संस्था का क्या नाम है, तो बिक्री करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या हो जाएगा अपने,
RSMML, इसका पूरा नाम होता है राजस्थान स्टेट माइन मिनरल्स लिमिटेड होता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो जाएगा दोनों के नाम, फॉस्फोरस कंटेंट, रॉक फॉस्फेट में हड्डी का चूरा उपनाम हो जाएगा। उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर, जामन कोटड़ा, और किस नाम से बेचती है गवर्नमेंट, तो वो राजकोष के नाम से। संस्था कौन सी है, तो राजस्थान स्टेट माइन मिनरल्स लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़े अपन, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे भी देखते हैं। फॉस्फोरस हो गया, अब अपन इसमें देखते हैं किसके बारे में, पोटास के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, पोटास के बारे में। पोटास के बारे में देखें तो पोटास की बात करें तो अपन जो पोटास जो खनिज होता है, इसका क्या होता है, भारत सरकार क्या 100% इसका क्या करती है, इंपोर्ट करती है। यानी कि राजस्थान या पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो पोटास होता है उसका उत्पादन नहीं होता है, इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। तो अपना नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, पोटास, पोटास आयस, या ये जो ऊपर पढ़ रहे सारे क्या हो जाएंगे, या उर्वरक खनिज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब पोटास उर्वरक की बात करें अपन, तो पोटास आयस की बात करें तो भारत क्या करता है इसमें, मेन पॉइंट तो क्या हो जाएगा, मेन पॉइंट हो जाएगा 100% भारत सरकार, 100% भारत सरकार द्वारा आयातित, 100% भारत सरकार के द्वारा आयातित उर्वरक। ठीक है, 100% भारत सरकार के द्वारा आयातित उर्वरक है ये। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा हुआ, सुपरवाइजर होगा चाहे रीट होगा, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उर्वरक है जो भारत सरकार के द्वारा 100% आयातित किया जाता है या 100% इम्पोर्ट किया जाता है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पोटास उर्वरक हो जाएगा, पोटास आयस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 100% इसमें भारत में इसका कहीं पर भी इसका उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, एक पॉइंट तो अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्या, 100% इसका आयात किया जाता है भारत के अंदर। अब बात कर रहे हैं क्या, जो पोटास जो उर्वरक है, पोटास उर्वरक की नेक्स्ट बात करें तो जो अपने को भारत में इसका उत्पादन नहीं होता, लेकिन विश्व में कहीं ना कहीं तो इसका उत्पादन होता होगा ना। तो पोटास के लिए यानी कि अपन पोटास को किस नाम से, पोटेशियम के नाम से भी जानते हैं। अल्टीमेटली जो पोटास होता है वो इसमें क्या होता है, K2O के रूप में क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, तो अपन बात करें इसी के अंदर क्या, पोटेशियम, पोटेशियम युक्त खनिज, पोटेशियम युक्त खनिज। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो पोटेशियम के जो उर्वरक होते हैं वो एक तो होता है अपने कौन सा होता है, एक तो होता है अपना म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, एक होता है सल्फेट ऑफ पोटास होता है, दोनों होते हैं। जो दोनों में क्या होता है, पोटेशियम कंटेंट पाया जाता है। तो पोटेशियम के उत्पादन के लिए जो खनिज काम में लिए जाते हैं उनका नाम क्या है, तो उनके नाम हमें पता होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो पोटेशियम युक्त तो खनिज हो जाएगी कौन कौन से, एक हो जाएगा क्या, सिल्वाइट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, सिल्वाइट हो जाएगा, एक हो जाएगा अपने क्या, कार्नेलाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट हो जाएगा, सिल्वाइट हो जाएगा, कार्नेलाइट हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, लिंगवेनाइट हो जाएगा, लिंगविनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिंगविनाइट हो जाएगा। एक हो जाएगा इसमें क्या, आर्थोक्लेज फेल्सपार, क्या हो जाएगा, आर्थोक्लेज फेल्सपार, आर्थोक्लेज फेल्सपार हो जाएगा। तो 4 खनिज इंपोर्टेंट है पोटेशियम युक्त खनिज के लिए, कौन सा हो जाएगा, क्योंकि भारत में तो 100% इसका आयात होता है, लेकिन विश्व में कोई ना कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पर इसके उत्पादन के लिए खनिज पाया जाता होगा साथियों। तो वो खनिज कौन कौन से, एक तो हो जाएगा अपने सिल्वाइट हो जाएगा, एक हो जाएगा अपने कार्नेलाइट हो जाएगा, दूसरा लिंगविनाइट खनिज हो जाएगा, एक हो जाएगा आर्थोक्लेज फेल्सपार होते हैं। तो 4 खनिज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए। ठीक है, तो इसके प्रोडक्शन के लिए इन चारों खनिजों का प्रयोग किया जाता है। अब अपन इसमें चर्चा करते हैं कि राजस्थान में इसके नवीनतम भंडार मिले हैं, वो अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में, तो इसमें नया पॉइंट क्या हो जाएगा, तो राजस्थान में नवीनतम भंडार, राजस्थान में इसके नवीनतम भंडार कहाँ कहाँ मिला है, तो नवीनतम भंडार कहाँ कहाँ मिला है, तो नवीनतम भंडार हो जाएंगे इसमें कहाँ कहाँ हो जाएंगे, तो राजस्थान में इसके 5 जगह 5 जिलों के अंदर इसके नवीनतम भंडार मिले हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पहला तो हो जाएगा इसमें गंगानगर,
गंगानगर हो जाएगा साथियों, पहला क्या हो जाएगा गंगानगर, दूसरा क्या हो जाएगा बीकानेर, दूसरा बीकानेर। नंबर थर्ड की बात करें, बीकानेर के बाद में क्या हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। नंबर थर्ड की बात, नंबर फोर्थ की बात करें तो जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। नंबर फिफ्थ की बात करें गंगानगर हो गया, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और एक और बच गया कौन सा, नागौर। तो इन पांचों जगह क्या मिला है, पोटास उर्वरक के क्या, पोटास आईएसके के नवीनतम भंडार मिले। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पोटास उर्वरक के लिए नवीनतम भंडार कहाँ कहाँ मिले हैं। तो पहला तो हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर हो जाएगा। अब अपने को सारे इतने सारे तो याद रखना है नहीं, तो अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल दो जिले याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, एक तो अपने को याद रखना है क्या गंगानगर याद रखना है, और दूसरा याद रखना है अपने को बीकानेर याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंपॉर्टेंट है, पोटास के नवीनतम भंडार कहाँ कहाँ मिले, तो एक तो बीकानेर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा श्री गंगानगर। दोनों इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होना चाहिए। तो इस प्रकार अपने जो पोटास उर्वरक है वो कंप्लीट होता है। मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वो क्या है, तो पहला ही जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट, इसको 5 स्टार से सम्मानित कीजिए। 100% भारत में अब तक आयातित होने वाला उर्वरक कौन सा है, तो हो जाएगा पोटास उर्वरक हो जाएगा, ठीक है। और पोटास के लिए जो जनरली पर जो काम में लेते हैं उर्वरक कौन कौन से काम में लेते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास लेते हैं, तो एक लेते हैं सल्फेट ऑफ पोटास लेते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको KCl कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, और इसको किस नाम से जानते हैं, तो K2SO4 के नाम से जानते हैं, पोटेशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसमें MOP में कितना कंटेंट होता है, तो इसमें लगभग जो होता है वो होता है अपने 50, इसमें 60% क्या पाया जाता है, K2O पाया जाता है। और इसकी सल्फेट ऑफ पोटास की बात करें तो इसमें कितना पाया जाता है, तो इसमें लगभग 48 से 52% के आसपास K2O पाया जाता है। 52 से 48 से 52% के आसपास इसमें K2O पाया जाता है, ठीक है। तो ये अपने पूरा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार तो इसको सम्मानित कीजिए कि 100% भारत सरकार के द्वारा आयातित उर्वरक कौन सा है, तो वो हो जाएगा अपने पोटास उर्वरक होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में दो खनिज अपन ने पढ़ लिया अब तक, कौन कौन से, पहला अपन ने पढ़ा फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा, दूसरा अपन ने पोटास के बारे में पढ़ा। अब अपन चलते हैं किसके ऊपर, कैल्शियम के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं, कैल्शियम के ऊपर चलते हैं। तो नंबर थर्ड हो जाएगा अपने कौन सा, कैल्शियम। नंबर थर्ड हो जाएगा कैल्शियम अयस्क, या फिर अपन कह सकते हैं ये कैल्शियम। तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसमें क्या, कैल्शियम अयस्क। कैल्शियम अयस्क की बात करें साथियों, तो कैल्शियम अयस्क की बात करें तो कैल्शियम अयस्क का सीधा तात्पर्य होता है कैल्शियम की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो सकती है अपने। तो कैल्शियम की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो सकती है, पहला होता है अपने को किससे, जिप्सम से मिलता है। किससे मिलता है, जिप्सम पे, जिप्सम से इसकी अपने को प्राप्ति होती है। नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड किससे मिलता है, डोलोमाइट से मिलता है। ये डोलोमाइट से प्राप्त होता है। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड किससे मिलता है, तो ये चूना पदार्थ, चूना पदार्थ से अपने को क्या मिलता है, कैल्शियम की प्राप्ति होती है। तो तीन इंपॉर्टेंट कौन कौन से, जिप्सम हो जाएगा, दूसरा डोलोमाइट हो जाएगा, अब हो जाएगा नंबर थर्ड हो जाएगा चूना पदार्थ हो जाएगा। अब इसमें अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी बात करते हैं, जिप्सम की। जिप्सम की बात करें तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये दोनों नोट करना चाहते हो तो तीनों नोट कर लेना, जिप्सम, डोलोमाइट और चूना पदार्थ हो जाए, जिसमें बिना बुझा हुआ चूना आ जाएगा, बुझा हुआ चूना आ जाएगा, इसके अलावा अपना खड़ी आ जाएगा, वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसमें केवल एक ही रखता हूँ, अपने जिप्सम के बारे में अपने को पढ़ना है, फिर अपन डोलोमाइट के इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी देखेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं किसके बारे में, जिप्सम के बारे में। जिप्सम के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले जिप्सम के फॉर्मूले की बात करें, इसको मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा। जिप्सम, कैल्शियम अयस्क में क्या हो जाएगा अपने, जिप्सम, जिप्सम हो जाएगा। इसके दो उपनाम है, वो नाम में इसी के साइड में लिख देता हूँ कोष्टक में। एक तो इसको किस नाम से जानते हैं, हर्सोड के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से, हर्सोड, हर्सोड। और एक और होता है, इसको किस नाम से जानता है, सेल, सेल खड़ी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेल खड़ी के नाम से भी जानता है। एक तो हर्सोड हो जाएगा और एक हो जाएगा सेल खड़ी के नाम से इसे जानते हैं। अब अपन बात करते हैं क्या, जिप्सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
एग्जाम में सीधा सीधा इससे प्रश्न बनता है, 100% बनता है और पूछा जाता है। अब बात करते हैं क्या जिप्सम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहला इसका सूत्र की बात करें, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, सूत्र के बारे में अपने को पता होना चाहिए। उपनाम अपन ने देख ही लिया, उसके बाद अपन देखेंगे इसमें सूत्र देख लिया, सूत्र के बाद अपन देखेंगे इसमें क्या इसके उपयोग क्या क्या उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में इसके उत्पादन क्षेत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, नंबर 3 पर देखेंगे कि उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र को अपन आगे देखेंगे। तो अब अपन देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है क्या CaSO4.2H2O। इसका रासायनिक सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 2H2O। ठीक है, क्या होता है तो CaSO4.2H2O होता है। डायरेक्ट एग्जाम में सूत्र दे दिया जाता है कि निम्न में से जिप्सम का सूत्र क्या है या कौन सा है, तो वो हो जाएगा कि कैल्शियम सल्फेट, इसको कहते हैं CaSO4.2H2O होता है, इसका सूत्र होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने। ठीक है, अब बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग अपने को 4 याद रखना है। पहला हो जाएगा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सभी जानते हैं क्या क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जिप्सम का किया जाता है। तो पहला तो क्या हो जाएगा क्षारीय मृदा सुधार में इसका उपयोग किया जाता है। पहला कहाँ किया जाता है, क्षारीय मृदाओं के सुधार में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी निर्माण में किया जाता है। पीओपी निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किया जाता है। और इसका सूत्र की बात करें जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CaSO4.12H2O। ठीक है, ये सूत्र हम याद रखना साथियों। एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो पहले ऑप्शन पे ये पीओपी का सूत्र दिया होगा, CaSO4.12H2O दिया होगा, और उसके बाद में नंबर 2 ऑप्शन पे अपने को 2H2O दिया होगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में अपने को जिप्सम का सूत्र ये होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जाता है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा क्या उर्वरक के रूप में प्रयोग, उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब अपन नंबर 4 देखें, इसका उपयोग नंबर 4 हो जाएगा साथियों में, इसका उपयोग ऊपर लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा तो सेम समस्या के निवारण में, सेम समस्या निवारण, सेम समस्या के निवारण में अभी किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्या होती है सेम समस्या, वो अपन जिप्सम होने के बाद में आगे देखेंगे। उसके 5 बिंदु इंपॉर्टेंट है, वो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, सेम समस्या के निवारण में क्या नाम याद रखे, उपयोग कहाँ का है, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्षारीय मृदा के सुधार में किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जिसका सूत्र ये क्या होता है, तो इसमें तो आएगा अपने ½ आएगा और इसमें आएगा 2H2 आएगा, तो दोनों में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करो उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, दलहनी फसलों में इसमें यूज किया जाता है, सेम समस्या के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं क्या जो यह सल्फर जिप्सम, ठीक है, इसकी बात करें अपन तो जो इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है, इसका सूत्र इसमें जो कैल्शियम होता है वो कितना % पाया जाता है और सल्फर कितना % पाया जाता है। तो इसमें कैल्शियम की बात करें और इसमें किसकी सल्फर की बात करें, तो जो इसमें जो कैल्शियम होता है वो कितना % में होता है, तो एक तो होता है 23.2% और कहीं कहीं जगह क्या मिलता है 29.2% मिलता है। ठीक है, कहीं पे जो राजस्थान की जो सोयल साइंस की बुक उसमें तो कितना दिया हुआ है 23.2% दिया हुआ है कैल्शियम में, कैल्शियम कंटेंट, और सल्फर दिया हुआ है इसमें दूसरा अन्य कई जगह दिया हुआ है कि 29.2% दिया। तो अपने को दोनों याद रखना है। और नंबर 2 की बात करें सल्फर कंटेंट कितना पाया जाता है, तो इसमें सल्फर कंटेंट कितना 18.6% इसमें क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जिप्सम में उपस्थित कैल्शियम कितना % होता है और सल्फर कितना % होता है, तो ये अपने को दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा अपन और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इसके सामान्य परिचय हो गया, सूत्र क्या होता है, कितना दोनों में कंटेंट होता है, उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो क्षारीय मृदाओं के सुधार में पहला तो कहाँ किया जाता है, क्षारीय मृदाओं के सुधार में किया जाता है, दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किया जाता है, उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और एक सेम समस्या के निवारण में किया जाता है। सेम समस्या क्या होती है अपन आगे देखेंगे। ठीक है ना, तो इतना यहाँ तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या जिप्सम के अंदर इसके उत्पादन क्षेत्र के बारे में देखते हैं। इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें अब तो इसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो जो इसका उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान। तो इसके नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका उत्पादन क्षेत्र। इसी में क्या जिप्सम में इसका उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो उत्पादन क्षेत्र में अपने को कितने लगभग 3 से 4 जिलों के नाम और जगहों के नाम अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहली जगह कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले मैं जिलों के नाम लिखता हूँ। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो पहला हो जाएगा इसमें क्या, श्री गंगानगर। क्या हो जाएगा, श्री गंगानगर हो जाएगा। नंबर सेकंड की बात करें, जगह का नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, केवल अभी मैं केवल जिलों का नाम लिख रहा हूँ। दूसरा हो जाएगा इसमें क्या, बीकानेर हो जाएगा। नंबर थर्ड हो जाएगा क्या, बाड़मेर। नंबर थर्ड हो जाएगा बाड़मेर। और एक और कौन बचा हुआ, तो एक हो जाएगा अपने नागौर। क्या हो जाएगा, नागौर। ठीक है, ये 4 जिले अपने को पता होना चाहिए। अब अपन देखते हैं श्री गंगानगर में कौन सी जगह है जहाँ पर क्या पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। ठीक है, और ये चारों जो जिले हैं, एक जिला और है, वो अपने को केवल 4 जिलों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चारों कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। श्री गंगानगर में कौन सी जगह है, तो वहाँ हो जाएगी क्या, सूरतगढ़ हो जाएगी। कौन सी जगह में, वहाँ तो वहाँ कौन सी जगह हो जाएगी, तो वहाँ हो जाएगी अपने सूरतगढ़ हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर की बात करें, बीकानेर में कौन सी जगह, तो बीकानेर में हो जाएगी लूणकरण सर। बीकानेर में कौन सी जगह, लूणकरण सर। और नंबर थर्ड हो जाएगा बाड़मेर में कौन सी हो जाएगी, तो उत्तरलाई। क्या हो जाएगा, उत्तरलाई। एक हो जाएगी क्या, कवास हो जाएगी। क्या हो जाएगा, उत्तरलाई। और एक हो जाएगा कवास हो जाएगी। और नागौर की बात करें तो नागौर में क्या हो जाएगा, तो नागौर में हो जाएगा अपना गोट मांगोर। क्या हो जाएगा, गोट मांगोर। या फिर ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को बस नागौर जिला याद रखना। नागौर में भी क्या मिलता है, जिप्सम का उत्पादन होता है। अब अपन बात करें इनकी कहानी क्या है, तो एक देख लेते हैं सूरतगढ़ में और क्या इससे रिलेटेड है। तो सूरतगढ़ में क्या किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी। लूणकरण सर की बात करें तो राजस्थान के जूनागढ़ किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, बीकानेर में लूणकरण सर को क्या कहते हैं, जूनागढ़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, और जिप्सम की इसे खासियत भी जुड़ी है, उसके बारे में अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर में जो उत्तरलाई है, ये जगह अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, उसको अपन थोड़ा आगे देखते हैं। ठीक है, ये उत्पादन क्षेत्र के बारे में 3 जगह हो गई और एक हो जाएगा नागौर। जिलों के नाम अपने को रटना पड़ेगा, और इसके अलावा जो इनके अंदर जो जगह पाई जाती है उनके बारे में भी अपने को रटना पड़ेगा। मैं आपको याद करने का थोड़ा आसान सा तरीका बता देता हूँ कि इसको अपन याद कैसे कर सकते हैं। तो एक तो अपन लूणकरण आंसर के बारे में देखते हैं और उत्तरलाई के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ उत्पादन क्षेत्र को, स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं दोनों एक के दोनों के बारे में बता देता हूँ कुछ तथ्यात्मक जानकारी। तथ्यात्मक जानकारी उनके बारे में देख लेते हैं। अब देखते हैं इसमें अपन किसके बारे में, सबसे पहले देखते हैं बाड़मेर के बारे में। किसके बारे में, बाड़मेर के बारे में देखें तो बाड़मेर में एक जगह जिसका नाम क्या, उत्तरलाई। क्या है, उत्तरलाई में क्या है, जो भी भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं, पश्चिमी जिले हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, श्री गंगानगर हो गया, इनमें क्या है, भारतीय सेना का क्या एयरबेस बना हुआ है। वहां पर क्या, तो बाड़मेर में भी एक जगह है जिसका नाम है क्या, उत्तरलाई में भी भारतीय नौसेना का क्या एयरबेस बना है, नौसैनिक हवाई अड्डा बना हुआ है। वहां पर क्या होता है, यहाँ पर अपन जानते हैं कि जिप्सम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो जिप्सम का जो प्रोडक्शन होता है वो उत्तरलाई में होता है। और वहाँ पर जो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जिप्सम का अवैध उत्पादन करने के लिए वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे बना दिए, कुएं बना दिए, और उसका क्या करने लगे, उत्पादन करने लगे। जिसके कारण क्या हुआ, जो एयरबेस था, नौसेना का हवाई अड्डा था, उसके संचालन में वो कठिनाई आए। और इसके अलावा जो वो एयरबेस था उसके सिस्टम पूरा गड़बड़ा गया था, यानी कि उसका जो वर्क करने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही खराब हो गया। तो उत्तरलाई में जो बना हुआ है उसमें एक शब्द आता है, इसके लिए क्या आता है, उस शब्द का नाम क्या, रेड होल की बात करें, रेड होल क्या होता है, तो रेड होल का सीधा सा तात्पर्य होता है जिप्सम का अवैध उत्पादन। जिप्सम
जिप्सम का अवैध उत्पादन, जिप्सम का अवैध उत्पादन क्या कहलाता है? रेड होल कहलाता है। तो सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है साथियों, रेड होल किससे संबंधित है? तो जिप्सम से संबंधित है। और क्या होता है रेड होल? तो जिप्सम का अवैध उत्पादन क्या कहलाता है? रेड होल कहलाता है। और ये कहाँ पर घटना पाई जाती है? तो ये उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जहाँ पर जिप्सम का भंडार होता है वहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा खड्डा खोद के जिप्सम का अवैध उत्पादन किया जाता है, जिससे क्या होता है, जमीन अंदर बाहर से तो समतल रहती है लेकिन अंदर से खोखली हो जाती है। और वहां पर क्या बना हुआ है, उत्तरलाई में एयरबेस बना हुआ है। और ये वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो भूमि के अंदर खड्डा करते करते इतने अंदर चले गए कि वो जो एयरबेस था उसी के नीचे उन्होंने क्या अवैध उत्पादन करने लगे, जिससे क्या होगा, वो जो एयरबेस था उसका संचालन सही से नहीं हो पाया और वो क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। तो डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि रेड होल किससे संबंधित है? जिप्सम से संबंधित है। हालांकि अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो रेड होल है वो जिप्सम से संबंधित है, लेकिन अगर पूरे भारत परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे भारत में रेड होल किससे संबंधित है? तो वो कोयले के अवैध उत्पादन से संबंधित है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो याद रखना, जो रेड होल है वो किसके, कोयले के अवैध उत्पादन से संबंधित है। और कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? झारखंड के अंदर होता है। झारखंड के अंदर लोगों के द्वारा रेड होल वहाँ पर खड्डे किए गए और वहाँ से कोयले का अवैध उत्पादन करने लगे, जिसके कारण क्या हो गया, भूमि खोखली हो गई और भूमि धंसने लग गई। तो उसी को क्या कहता है, रेड होल के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में जिप्सम के अवैध उत्पादन से संबंधित क्या है, रेड होल। दूसरी बात करें अपन, ये तो हो जाएगा कि इसके बाड़मेर के बारे में। नंबर सेकंड बात करें अपन बीकानेर के बारे में। बीकानेर में कौन सी जगह? तो बीकानेर में कौन सी जगह? लूण करण सर। बीकानेर में कौन सी जगह? लूण करण रणसर जो जगह है वहां पर क्या होता है, जिप्सम का उत्पादन होता है। तो अपन जानते हैं जो जो लूण करण रणसर है, इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का जूनागढ़ के नाम से जानते हैं। राजस्थान का जूनागढ़ किसे कहते हैं? तो वो लूणकरण रणसर को कहते हैं। अब ये जूनागढ़ गया, तो जूनागढ़ गुजरात के अंदर एक जिला है। वहां पर क्या होता है, भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का अगर उत्पादन की बात करें तो क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में भी कहाँ हो जाएगा, जूनागढ़। इसी प्रकार राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कहाँ पर होता है साथियों? तो राजस्थान में होता है अपने लूणकरण रणसर में होता है। और कहाँ पर होता है? जूनागढ़ में होता है। अब राजस्थान में जो सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन लूणकरण रणसर में हो रहा है, तो मूंगफली का जो उत्पादन होता है, मैं इसको इधर लिखता हूँ, मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और मूंगफली में क्या होते हैं, हम जानते हैं कि एक तिलहनी फसल है जो खरीफ ऋतु में बोई जाती है। और मूंगफली में दो क्रिया होती है। एक तो होती है मूंगफली में क्या बनती है, सुइयां बनती है। सुइयां बनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है, पैकिंग। मूंगफली में जो सुइया बनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पैकिंग कहलाती है। अगर मूंगफली में सुइया बनने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो वो होता है, कौन सा तत्व होता है, कैल्शियम आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मूंगफली में अगर प्रोटीन या तेल की मात्रा के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो सल्फर तत्व की आवश्यकता होती है। और सल्फर तत्व और कैल्शियम दोनों अपने को किससे मिलता है? जिप्सम से प्राप्त होते हैं। और जिप्सम का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? तो वो होता है लूणकरण रणसर के अंदर होता है। इसीलिए वहाँ के जो मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन होने का जो कारण है वो क्या है, एक तो कैल्शियम तत्व और सल्फर दोनों वहाँ की मिट्टी में ऑलरेडी हैं। तो किसान, वहाँ के जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, मूंगफली में डाल देते हैं। और मूंगफली में यह कहा भी जाता है कि मूंगफली के प्रोडक्शन के लिए हर 2 साल के अंदर 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने को जिप्सम का प्रोडक्शन करना चाहिए। दो साल के अंदर हर 2 साल में क्या करना चाहिए, अपने को 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंगफली में अपने को जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, जहाँ पर अपन मूंगफली की खेती कर रहे हैं वहाँ पर 250 किलो के हिसाब से अपने को जिप्सम देना चाहिए मूंगफली में। ठीक है ना, तो ये इन दोनों की कहानी है। लूणकरण रणसर राजस्थान का जूनागढ़ कहते हैं। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली में जो सुइयां बनती है वो 55 दिनों के बाद बनती है। तो सुइयां बनने की क्रिया पैकिंग कहलाती है। और पैकिंग में क्या होता है, तो उसमें दाना बनता है। तो दाना बनने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और मूंगफली में सल्फर या प्रोटीन के निर्माण के लिए जो तत्व आवश्यक होता है वो क्या होता है, सल्फर होता है। और अपन जानते हैं जो सल्फर जो तत्व होता है वो जीव द्रव्य का एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। तो सल्फर दोनों तत्व इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। दोनों में अपन मात्रा भी देख चुके हैं। कैल्शियम की कितनी मात्रा है, 23.2% इसकी जिप्सम के अंदर कैल्शियम होता है। और सल्फर की बात करें, सल्फर कितना होता है, तो ये लगभग 18.6% क्या होता है, अपने सल्फर उपस्थित होता है। ठीक है, ये तो हो गया अपने पूरा जिप्सम के बारे में हो गया।
रेट होल बता ही दिया आपने को, सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछेगा रेट होल क्या है, तो जिप्सम का अवैध उत्पादन क्या कहलाता है, रेट होल कहलाता है। अब साथियों इसमें अपन आगे देखते हैं, एक समस्या बचा हुआ, कौन सी समस्या, सेम समस्या बचा हुआ, वो किससे संबंधित है, तो वो अपने सेम समस्या के निवारण में किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं सेम समस्या क्या होती है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। तो सेम समस्या क्या होती है, तो सेम समस्या का साथियों सीधा सा अर्थ होता है भूमि का दलदली होना। क्या होना, भूमि का दलदली होना। सेम समस्या के निवारण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अपन जानते हैं जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो सेम समस्या क्या है, तो इसमें अपने को 5 पॉइंट याद रखना। पहला क्या है, दूसरा कारण क्या है, तीसरा सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर है, इसका सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर है, नंबर 4 की बात करें तो निवारण क्या है इसका, ठीक है। 4 चीजें याद रखनी है अपने को। समस्या की बात करें तो क्या है ये, तो सेम समस्या क्या है, तो भूमि का दलदली होना, भूमि का क्या होना, दलदली होना क्या कहलाता है, सेम समस्या कहलाता है। कारण क्या है, तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, ठीक है। यानी कि भूमि का दलदली होगा, और भूमि दलदली कब होती है, तो जहाँ पर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र होता है, और या फिर उसके आसपास सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र होगा, या जो नहरी क्षेत्र होता है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सेम समस्या से ग्रसित होता है, ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें, कहाँ राजस्थान में सर्वाधिक सेम समस्या कहाँ आती है, तो जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर के आसपास का क्षेत्र, गंगा जो इंदिरा गांधी नहर है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो सेम समस्या से पीड़ित है। और इसके निवारण की बात करें, इसका निवारण किसके द्वारा कर सकते हैं अपन, तो इसका निवारण क्या होता है, एक तो होता है पेड़ होता है जिसका नाम क्या होता है, सफेदा, इसको क्या कहते हैं, यूकेलिप्टस, या इसी को क्या कहते हैं, सफेदा प्लस जिप्सम का उपयोग करके, ठीक है। यानी कि इसके निवारण में क्या करना पड़ेगा अपने को, यूकेलिप्टस एक पेड़ होता है जो सफेद कलर का होता है, इसीलिए इसको सफेदा कहते हैं, और उसके साथ में अपने को क्या करना है, जिप्सम का प्रयोग करना है। तो जो ये मिट्टी होगी दलदली, जो सेम समस्या से ग्रसित होगी, उसका अपन क्या कर सकते हैं, उसको रोकथाम कर सकते हैं उसकी, ठीक है, और उसको अपन खेती के लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि सेम समस्या क्या है, और जिप्सम के बारे में अपन ने देखा। उसके बाद अपन देख लेते हैं डोलोमाइट के बारे में भी देख लेते हैं, क्या किसके बारे में, डोलोमाइट के बारे में देखें तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब डोलोमाइट कहते किसे हैं, तो डोलोमाइट कहते किसे अपन, तो जब क्या हो जाएगा, कहते किसे, तो जब कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा 60% से ज्यादा हो जाए, यानी कि किसी भी खनिज में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की दोनों की मात्रा क्या हो जाए, 60% से ज्यादा हो जाए, तो उसे अपन डोलोमाइट के नाम से जानेंगे। और डोलोमाइट किसका स्रोत होता है, तो कैल्शियम का स्रोत होता है। याद रखना है सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये इसका सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब साथियों अपन इसमें जो चर्चा करते हैं उसका नाम क्या है, नेक्स्ट। अब जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो हो गया अपने फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, जिप्सम हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, कैल्शियम का हो गया, मतलब सॉरी फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया। अब बात कर रहे थे अपन कैल्शियम के बारे में देख लेता। अब अपन देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम में कोई इतना कोई खास है नहीं, उसमें क्या दो नाम याद रखने अपने को। नंबर 4 हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम, या हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम अयस्क,
मैग्नीशियम अयस्क की बात करें तो मैग्नीशियम अयस्क में अपने को क्या दो का याद रखना है। पहला तो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन। और नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सर्पेंटाइन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा मैग्नीशियम के लिए हो जाएगा कौन सा माइका हो जाएगा, काला माइका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला, काला माइका। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, बायोटाइट होता है। क्या होता है, बायो, इसको दूसरा नाम क्या होता है, तो बायो टाइट। क्या होता है, बायोटाइट होता है। एक तो होता है सर्पेंटाइन होता है काला माइका, या इसी को दूसरा नाम क्या होता है, बायोटाइट होता है। तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम अयस्क के लिए या मैग्नीशियम के लिए कौन सा पोषक खनिज जिम्मेदार होता है, तो एक होता है सर्पेंटाइन होता है, एक होता है काला माइका या बायोटाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों को तो रटना ही पड़ेंगे अपने को नाम। बाकी जो समझने लायक चीजें थी वो जैसे सेम समस्या क्या होती है, रेट होल क्या होता है, जिप्सम के अंदर उपयोग क्या होता है, उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर, वो तो उसमें कुछ चीजें अपने को समझने लायक होती है वो मैंने समझा दिया। और जो चीजें रटने लायक थी वो अपने को डेली अपन इसको अगर प्रैक्टिस में लाते रहेंगे तो वो चीजें अपने को आसानी से याद हो जाएगी। अब अपन देखते हैं इसमें साथियों नंबर 5 में देखते हैं अपन सल्फर के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में, सल्फर के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, सेम समस्या क्या होती है, सेम समस्या से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निवारण के लिए क्या करना चाहिए, सेम समस्या क्या है, सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं किसके बारे में, अपन देखते हैं प्रमुख खनिज में अपन देख लेते हैं। नंबर 5 पर देखते हैं सल्फर, सल्फर के अयस्क। ठीक है, सल्फर के अयस्क की बात करें तो साथियों जो सल्फर होता है वो इन डायरेक्टली अपन इसको नहीं दे पाते, लेकिन इनडायरेक्टली अपन अगर कोई सा भी अगर सल्फेट युक्त अगर खनिज काम में ले रहे हैं तो वो डायरेक्टली किसका काम करेगा, वो सल्फर का काम करता है। ठीक है, तो यानी कि जिस खनिज के पीछे भी अगर सल्फेट लगा हुआ हो तो वो उसमें क्या होगा, वो मुख्य पोषक तत्व के अलावा उसमें सहायक पोषक तत्व के रूप में सल्फर भी क्या हो जाएगा, उसमें पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सल्फर के अयस्क की बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना, जिसके पीछे क्या हो, जिसके पीछे सल्फेट लगा हो, जिसके पीछे क्या सल्फेट लगा हो उसमें सल्फर उपस्थित होगा। क्या, जिसके पीछे क्या हो, सल्फेट शब्द लगा हो, जिसके पीछे सल्फेट लगा हो उसमें क्या होगा, सल्फर कंटेंट अपने उपस्थित होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सल्फर के कंटेंट की। तो नंबर पहला हो जाएगा क्या, अपन जिप्सम के बारे में देख चुके हैं। जिप्सम हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं अपन, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम के नाम से जानते हैं, तो जिप्सम हो जाएगा। नंबर सेकंड की बात करें जिप्सम के बाद में तो एक हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अपने आयरन सल्फेट हो जाएगा, आयरन सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, एक हो जाएगा। नंबर फोर्थ पर क्या हो जाएगा, आयरन पायराइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयरन पायराइटिस। ठीक है, ये अपना चार क्या कंटेंट हो जाएगा, सल्फर के कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है अपन पहले देख चुका है CaSO4.2H2 होता है। ठीक है, तो इसमें जिप्सम में अपन सल्फर कंटेंट की बात करें तो इसमें सल्फर कितना होता है, तो 18.6% होता है सल्फर कंटेंट। नेक्स्ट बात करें इसमें कैल्शियम की बात कर लेते हैं तो कैल्शियम इसमें मुख्य पोषक तत्व होता है और सल्फर इसमें सहायक पोषक तत्व के रूप में क्या होता है, पेड़ पौधों को प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कितना होता है, तो 23.2% या हो जाएगा 29.2% हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें आयरन की बात करें तो आयरन में सल्फर कंटेंट कितना होता है, तो आयरन हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये अपने को पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, 18.6% सल्फर होता है जिप्सम में। आयरन सल्फेट में कितना होता है, 18.8% क्या होता है, इसमें सल्फर होता है। नेक्स्ट बात करें इसमें आयरन कितना होता है, तो आयरन होता है इसमें लगभग कितना 19% के आसपास क्या होता है, इसमें आयरन होता है।
ठीक है। तो दोनों लगभग 18.8 को अपन 19 भी कह सकते हैं। तो अपने को याद रखने में आसानी हो जाएगी कि आयरन सल्फेट में जो आयरन और जो सल्फर होता है वो दोनों कितना होता है, लगभग 19% के आसपास होता है। जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक में जो सल्फर होता है वो कितना 17.8% होता है, ये अपने को याद रखना है। और जिंक की बात करें अपन, जिंक कितना होता है तो 33% क्या होता है, इसमें जिंक पाया जाता है। और जब भी अपन इन सभी का प्रयोग तो अपन ने करते हुए नहीं देखा होगा, जिप्सम का भी अपन ने नहीं देखा होगा, आयरन सल्फेट का भी अपन ने नहीं देखा होगा, लेकिन जिंक सल्फेट का तो प्रयोग अपन करते हुए काफी बार देख चुके हैं। क्योंकि जो एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है इसमें जो स्टूडेंट आते हैं वो ज़्यादातर किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अपन जानते हैं क्या है कि मुझे अपन कई बार देखा होगा कि जो जिंक सल्फेट का जो एक थैला आता है, कट्टा आता है, वो या तो 5 किलो का अपन काम में लेते हैं या 10 किलो का काम में लेते हैं। तो उसमें बाहर की तरफ लिखा हुआ था उसका, इसका प्रयोग अपन धान के खेतों में करते हैं, गन्ने में करते हैं, इसके अलावा लहसुन में करते हैं, प्याज में करते हैं, इन सभी में करते हैं अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में। तो क्या होता है जिंक उसमें लिखा हुआ था ठेले पे, एक ब्लू कलर का थैला आता है, उसमें ऊपर लिखा हुआ था इसमें जिंक सल्फेट होता है। जिंक कितना होता है तो 33% होता है, सल्फर कितना होता है तो 17.8% इसमें सल्फर होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें अपन कितना आयरन पायराइटिस की बात करें तो आयरन पायराइटिस में सल्फर कितना होता है, तो आयरन पायराइटिस में जो सल्फर कंटेंट होता है वो होता है लगभग 22 से 24% होता है, या इसी को अपन 23% कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना आसान हो जाएगा कैसे। जिप्सम का एक याद रखना है अपनों को कितना 18.6 याद रखना है। कैल्शियम अपने आप ऑलरेडी याद है। आयरन की बात करें आयरन में दोनों लगभग 19% याद रखना है, क्योंकि सल्फर भी इसमें कितना होता है, लगभग सल्फर भी इसमें 18.8% होता है और आयरन भी 19% होता है। ठीक है, जिंक सल्फेट की बात करें जिंक सल्फेट में क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो 17.8 हो जाएगा। और आयरन पायराइटिस की बात करें, आयरन पायराइटिस में जो सल्फर होता है वो कितना होता है, लगभग 23% के आसपास या 22 से 24% के आसपास इसमें क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। अब बात करें आयरन पायराइटिस का सूत्र क्या होता है, तो आयरन पायराइटिस का सूत्र था FeS2 होता है, इसका सूत्र होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ AAO के अंदर की निम्न में से मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, आयरन पायराइटिस को कहते हैं। और इसका नाम क्या होता है तो FeS2 होता है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा FeS2 का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिंक सल्फेट को अपन किस नाम से जानते हैं, तो जिंक सल्फेट को अपन सफेद होता के नाम से जानते हैं। आयरन सल्फेट हो जाएगा, इसको फेरस सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, हर्सोड के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा किसके नाम से जानते हैं, सेल खड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये चारों किसके स्रोत हो जाएंगे, अपने सल्फर के स्रोत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, जिसके पीछे सल्फेट लगा हो उसमें क्या हो जाएगा, सल्फर उपस्थित होगा। इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट होता है, जिसमें कॉपर की बात करें तो कॉपर सल्फेट में लगभग 11% के आसपास क्या होता है, सल्फर कंटेंट पाया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे हो सकते हैं, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीज सल्फेट हो गया, कई सारे होते हैं। लेकिन अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने एक काम के साथ में कई सारे काम कर रहे हैं। जैसे जिप्सम की बात करें तो सल्फर को भी प्रोवाइड करवा रहा है, सारी मर्दों के सुधार में, सेम समस्या निवारण में कई सारे काम कर। आयरन सल्फेट की बात करें तो आयरन सल्फेट ये हो जाएगा। आयरन सल्फेट किस काम आता है, तो आयरन सल्फेट अपने जो अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय मृदाओं के सुधार में भी इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक सल्फेट माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में अपन कई सारी फसलों में काम में लेते हैं, जैसे अफीम हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, लहसुन हो गया, इसके अलावा जितनी भी सब्जियां हो गए, अपने प्याज हो गया, इसके अलावा भिंडी हो गया, बैंगन हो गया, मिर्ची हो गया, ये सभी में अपन लगभग जिंक सल्फेट काम में लेते हैं। और अपन ने खुद ने इसको काम में लिया हुआ, अपने को पता है। आयरन पायराइटिस के AAO के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है कि FeS या मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, तो आयरन पायराइटिस को कहते हैं। सूत्र FeS2 होता है और सल्फर कंटेंट 22 से 24% या 23% के आसपास इसमें अपने सल्फर कंटेंट पाया जाता है। सभी को समझ में आया होगा। और अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके बाद में जो बचे हुआ अपने प्राथमिक खनिज के बारे में अपन देखेंगे। प्राथमिक खनिज कौन कौन से शेष बाकी है, तो अपने क्वार्टज हो गया, फेल्सपार हो गया और माइका हो गया। ठीक है, ये तीनों बचे हुए। इसके बाद में अपन कुछ अन्य बातें देखेंगे जो खनिज से संबंधित होती है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अपन ने जो आज के बारे में जो 5 खनिज के बारे में पढ़ा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इस सेशन समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।